मैं बबलू मौलानी, वेदगा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम राजस्थान जीके के अंतर्गत पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग के टॉपिक की यदि बात करते हैं तो ये राजस्थान में विभिन्न कंपटीशनों में पूछे जाने वाले प्रश्नों में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस विभिन्न एग्जामों में अधिकांशतः यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते रहे हैं। दुर्गों की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान के राजपूताना राज्यों में दुर्गों की प्रमुख विशेषता रही है और ये जो दुर्ग हैं राजस्थान के राजाओं के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से इनका निर्माण किया जाता था। राज्य में जिस स्थान पर सबसे सुरक्षित स्थान जिसको माना जाता था वहां पर विभिन्न राजाएं दुर्गों का निर्माण करवाते थे। चूंकि राजस्थान में काफी सारी भौगोलिक विषमताएं हैं, इस वजह से अलग अलग रियासतों में दुर्गों की सुरक्षा की दृष्टि से उनकी अलग अलग विशेषताएं रही हैं। कुछ दुर्गों को पहाड़ियों पर बनाया गया है, कुछ दुर्गों की सुरक्षा दीवार के सहारे है, कुछ दुर्गों की सुरक्षा उनके चारों ओर खाई खोद करके की गई है, कुछ दुर्गों की सुरक्षा सेना के सहारे हुआ करती थी, कुछ दुर्गों वनों के अंतर्गत हुआ करते थे, वनों से उनकी सुरक्षा होती थी। इस प्रकार से इन विशेषताओं के आधार पर इन दुर्गों को कई भागों में बांटा गया है। कौटिल्य ने दुर्गों को 4 भागों में बांटा था, जबकि शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। ये दुर्ग कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हैं? राजस्थान चूंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उसमें काफी सारी विषमता हैं, तो अलग अलग स्थानों पर काफी विषम विशेषताओं वाले दुर्ग राजस्थान में स्थित हैं। इनकी यदि हम बात करते हैं ऐरण दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिन दुर्गों की सुरक्षा कटीले रास्ते, घने जंगल, विभिन्न दुर्गम पहाड़ियों के मध्य में स्थित हो और उससे उस दुर्ग की सुरक्षा में काफी सहूलियत मिल रही हो, ऐसे दुर्गों को ऐरण दुर्ग कहा जाता है। जो कटीले झाड़ियों से जिनके रास्ते अवरुद्ध हो रहे हों, ऐसे दुर्गों को ऐरण दुर्ग कहा जाता है। इन दुर्गों इसकी यदि बात करते हैं तो इसमें हम रणथंभौर के दुर्ग को रख सकते हैं। वन दुर्ग, ऐसे दुर्ग जो घने जंगलों में वनों में स्थित हैं, जिनको शत्रु सेना जो आती थी ढूंढ नहीं पाती थी, जिनके रास्ते काफी दुर्गम माने जाते थे और उनकी सुरक्षा में वनों का काफी सहयोग रहता था, ऐसे दुर्गों को वन दुर्ग कहा गया है। गिरि दुर्ग, ये सर्वाधिक फेमस दुर्ग रहे हैं राजस्थान की दृष्टि से और ये राजस्थान में विभिन्न पहाड़ियों पर, ऊंचे पहाड़ियों पर बनाए जाते थे, जिससे उस राजा को अपनी सुरक्षा करने में सहूलियत रहती थी। पहाड़ी के ऊपर यानी कि नीचे से आने वाले शत्रुओं को वो आसानी से पराजित करने में सक्षम रहते थे। तो ऐसे दुर्ग जो पहाड़ियों के ऊपर बनाए गए हैं उन दुर्गों को गिरि दुर्ग कहा गया है। ऐसे दुर्ग जिन दुर्गों की चारों ओर परिधि हो रही हो, चारों ओर से जिनकी दीवार से सुरक्षा हो रही हो, दीवार से सुरक्षा हो रही हो, उनकी परिधि हो रही हो, परिधि से सुरक्षा हो रही हो, ऐसे दुर्गों को पारिद दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और पारिद दुर्गों में जैसे हम चित्तौड़ का दुर्ग कह सकते हैं, कुंभलगढ़ का दुर्ग सर्वाधिक फेमस दुर्ग है। पारिद दुर्गों में कुंभलगढ़ का दुर्ग, इसकी जो दीवार है उसकी 36 किलोमीटर की लंबाई है, तो परिधि से दीवार से सुरक्षा हो रही है, उसको पारिद दुर्ग कहते हैं। गिरि दुर्गों में पहाड़ियों पर दुर्ग हैं, बहुत सारे दुर्ग हैं आपके पहाड़ियों के ऊपर, जैसे रणथंभौर का दुर्ग है, कम्बलगढ़ का दुर्ग है। ऐसे जो दुर्ग पहाड़ियों के ऊपर बनाए गए हैं उनको गिरि दुर्ग कहा गया है। पारिद दुर्ग जिनकी परिधि से सुरक्षा हो रही हो। पारिख दुर्ग, पारिख कहते हैं खाई को,
ऐसे दुर्ग जिनकी सुरक्षा खाई से हो रही हो, चारों ओर से खाई खोद करके और उसमें पानी भर दिया गया हो और उससे सुरक्षा हो रही हो, उसको पारेख दुर्ग कहा जाता है। सैन्य दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिनकी सुरक्षा का जिम्मा सेना के ऊपर रहता है, हमेशा सेना मुस्तैद रहती है, ऐसे दुर्गों को सैन्य दुर्ग कहा गया है। इन्हें सर्वश्रेष्ठ दुर्गों की श्रेणी में बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है सैन्य दुर्ग को। इसके बाद में गिरी दुर्गों को माना गया है। और चूंकि राजस्थान में काफी से क्षेत्र में मरुस्थल फैला हुआ है और राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनकी सुरक्षा में सहूलियत उन रेगिस्तान के मिलती थी, जब शत्रु पैदल पैदल सेना चलती थी रेगिस्तान में परेशान हो जाती थी। और ऐसे दुर्ग जो यानी कि धुर रेगिस्तान में बने हुए हैं, ऐसे दुर्गों को धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। और एक सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिसमें हमेशा वीर और सदा साथ रहने वाले बंधुजन रहते हों। सुरक्षा के लिए ऐसे दुर्गों को सहाय दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। एक नेक्स्ट औदिक दुर्ग, औदिक दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिनकी सुरक्षा जल से हो रही हो, जिनको जल दुर्ग कह सकते हैं, जिनकी सुरक्षा नदियों से हो रही हो। बड़ी मात्रा में पानी रहता है नदियों से, उनको 2 ओर से 3 ओर से घेरा हुआ होता है और ऐसे दुर्ग को औदिक दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें जल दुर्ग भी कहा जाता है। राजस्थान में प्रमुख औद्योगिक दुर्ग और जल दुर्गों में यदि बात करते हैं में जैसे गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में, एक शेरगढ़ का दुर्ग जैसे कोशवर्धन का किला कहते हैं, ये आपके कोटा और बारा की सीमा पर है। और तीसरा आपके यानी कि भैंसरोडगढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। ये 3 दुर्ग जिनको हम राजस्थान में औद्योगिक दुर्ग या जल दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रकार से यानी कि दुर्गों को विभिन्न भागों में बांटा गया है। हम राजस्थान की यदि बात करते हैं तो राजस्थान में काफी फेमस जो दुर्ग रहे हैं, सभी प्रकार के दुर्गों की यानी कि पाए जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्र में राजपूताना राज्य में यदि दुर्गों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे प्राचीन दुर्गों के साक्ष्य के रूप में तो भटनेर के किले को हम कह सकते हैं, जो काफी प्राचीन है ऐसा बताया जाता है। हालांकि स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं लेकिन फिर भी उसे 3री शताब्दी में बताया जाता है। मिट्टी निर्मित यानी दुर्ग है, उस जमाने में मिट्टी से ही दुर्गों का निर्माण किया जाता था। और उसके बाद में प्राचीन दुर्गों में यदि बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जो 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। राजस्थान में दुर्गों की बात करते हैं तो बहुत सारे दुर्ग हैं, लेकिन हम यहाँ इंपॉर्टेंट दुर्गों की पर चर्चा करेंगे जिनमें से मैक्सिमम कंपटीशनों में प्रश्न पुट अप किए जाते हैं। तो राजस्थान के दुर्गों के अंतर्गत मैं सबसे पहले यहाँ राजस्थान के यानी कि राज्य के स्वरूप में बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से शुरुआत करते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं दक्षिणी राजस्थान के दुर्गों को ले लेते हैं, मेवाड़ के दुर्गों को एक साथ। और उनमें यहाँ पर आपके ये चित्तौड़गढ़ जिला है, ये चित्तौड़गढ़ जिला 2 जगह पे है। इस तरह से यहाँ चित्तौड़गढ़ जिला है और एक आपके यहाँ पर भी चित्तौड़गढ़ ही जिला है। बीच में इस तरह से भीलवाड़ा की सीमा टच करती है, ये चित्तौड़गढ़ है। और इस तरह से 1 और 2 चित्तौड़गढ़ जिले हैं। ये एक कुछ भूभाग है चित्तौड़गढ़ के जिले का जो अपनी मातृभूमि से बिल्कुल अलग है। तो चित्तौड़गढ़ जिले की यदि बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे पहले नंबर 1 चित्रकूट दुर्ग।
चित्तौड़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ जिले में ये चित्रकूट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसकी यदि हम बात करते हैं तो ये बहुत ऊंचे दुर्गों में से एक है। मेसा के पठार पर बना हुआ है, काफी ऊंचा है। यहां मेसा के पठार पर, मेसा के पठार पर यदि दुर्ग की बात करते हैं तो जमीन से लगभग आप इस तरह से बात कर सकते हैं तो 600 650 फीट समुद्र तल से ऊंचाई पर यह दुर्ग बना हुआ है मेसा के पठार पर। और इस दुर्ग की यदि बात करते हैं तो यहां पर जैसे मान लीजिए ये दुर्ग है, तो इस दुर्ग में 7 दरवाजे हैं। और बिन दुर्गों के इस दरवाजों के कई विभिन्न अलग अलग नाम भी हैं, जिनमें आपके गणेश दरवाजा है, हनुमान पोल है, भैरव पोल है, आपके त्रिपोलिया पोल है, अलग अलग नाम है। लेकिन त्रिपुरिया पोल को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक बार ये भी प्रश्न आ गया था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कितने दरवाजे हैं, तो 7 दरवाजे हैं। नंबर 1, इसे चित्रकूट दुर्ग के नाम से जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। इसमें 7 दरवाजे हैं। इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था, जिसका नाम है चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य। आरपीएससी में एक बार विवादित प्रश्न पूछ लिया था कि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़ के किले का निर्माण, तो एक जैन ग्रंथ है कुमारपाल प्रबंध, और उस ग्रंथ में बताया गया है, जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा किताब चलाई गई थी एनसीईआरटी की, उसमें लिखा हुआ था कि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग ने करवाया है। आरपीएससी ने दोनों ही ऑप्शन में रख दिए, चित्रांग मौर्य और चित्रांगद मौर्य। बाद में हालांकि इस पर कोर्ट में रिट लगी और थोड़ा विवादित प्रश्न है ही, और उसके बाद में फिर शायद उसमें बोनस दिया गया था। तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है चित्रांगद मौर्य। तो कुमारपाल प्रबंध में जो इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। अब ऐसे विवादित प्रश्न रखते नहीं है, उनको डिलीट कर देते हैं, बोनस दे देते हैं। तो ये मौर्य वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण करवाने वाला चित्रांगद मौर्य था। 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ और इसमें 7 दरवाजे हैं। विभिन्न दरवाजों के नाम गणेश पोल है, आपके भैरव पोल है, हनुमान पोल है, त्रिपोलिया पोल है, कई हैं, लेकिन आपको त्रिपोलिया पोल फेमस यानी कि ध्यान रखना है। इसके बाद में यदि बात करते हैं तो ये जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, इसके विभिन्न दर्शनीय स्थल, इसमें दर्शनीय स्थलों में यदि बात करते हैं तो विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, इसके अलावा मीरा मंदिर है, कालका मंदिर है, शमदेश्वर मंदिर है, भामाशाह का महल है, श्रृंगार चौबरी, इस प्रकार के इसके अंतर्गत विभिन्न यानी कि दर्शनीय स्थल हैं। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव, राजस्थान के किलों का सिरमौर, और एक हम पहले बचा चुके हैं, इसका नाम चित्रकूट दुर्ग। राजस्थान के किलों का सिरमौर। हाँ, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कई लड़के कई पूछते हैं कि राजस्थान का सिरमौर रणथंभौर, चित्तौड़ के किलों को कहते हैं, रणथंभौर को नहीं कहते। और राजस्थान का गौरव ये भी चित्तौड़ के किलों को कहते हैं। और चित्तौड़ का जो किला है वाकई में राजस्थान का गौरव है। यहाँ के जो शासक थे, जो अपनी आन बान शान के लिए अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और मर मिटते थे,
तो ऐसे शासकों के कारण जो वीर योद्धा रहे हैं, जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से रखा जाता है, इस कारण राजस्थान के गौरव के नाम से इसे जाना जाता है। और इस गौरवमयी गाथा में राजस्थान इस दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 3 प्रमुख साके हुए, और इसमें 3 साके हुए हैं। 3 साके कौन कौन से हुए हैं? नंबर 1 साके। नंबर 1 चित्तौड़ के दुर्ग में पहला जो साका हुआ था 1303 में, और 1303 में यहां पर चित्तौड़ के दुर्ग में यानी कि आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वास्तविक इतिहास की यदि बात करते हैं तो प्रश्न आ जाए कि चित्तौड़ के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का मुख्य कारण, तो सामान्य तौर पर यदि प्रश्न आता है तो आंसर उसका साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण। तो चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था, तो चित्तौड़ पर आक्रमण के समय, उस समय पर यहाँ यानी कि राणा रतन सिंह का शासन चल रहा था। राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती, जिसे पद्मिनी के नाम से जाना जाता है, तो पद्मिनी ने जौहर किया था, और यहां पर रतन सिंह ने केसरिया किया था। और अरे रुक भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था 1303 में, अलाउद्दीन खिलजी, और उस समय राणा रतन सिंह का शासन चल रहा था। राणा रतन सिंह ने केसर किया और पद्मिनी ने जौहर किया, जिसमें इतिहासकारों के अनुसार कोई 1600 रानियों ने जौहर किया, कोई 16,000 रानी बताता है, इस प्रकार से। लेकिन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़ के दुर्ग का पहला साका 1303 अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, और जौहर करने वाली रानी पद्मिनी या पद्मावती। दूसरा साका हुआ 1500, आक्रमण हुआ था 34 में, लेकिन साका हुआ 35 में। ये ध्यान रखना है विशेष रूप से, कई बार एग्जाम में भी 34 ही पूछ लिया जाता है। चित्तौड़ पर चित्तौड़ का दूसरा साका 1534, और 1535 भी आ सकता है, 1535 सही है, बाद में जाकर के 1535 में साका हुआ था। और ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, ज्यादा स्पष्ट प्रमाण है नहीं। कुछ लड़के कहते हैं साहब दोनों ही ऑप्शन में आ जाएं तो दोनों ही ऐसी कई बार ऑप्शन में आ जाएंगे तो विवादित प्रश्न हो जाता है, और आजकल ऐसे प्रश्नों को डिलीट करके बोनस नंबर दे देते हैं। तो ये साका 1535 में हुआ था, और इस समय चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया था वो किया था गुजरात। ये राजस्थान के जस्ट नीचे ये गुजरात है, गुजरात का शासक बहादुर शाह, ये गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह। और उस समय यहाँ पर जो शासन चल रहा था वो सांगा की जो विधवा रानी थी कर्मावती के द्वारा जौहर किया गया। उनका विक्रमादित्य का यहाँ पर एक अल्पायु का शासन चला रहा था। और चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ, और तीसरा साका जो हुआ था ये 1500, ये अकबर के आक्रमण के समय हुआ। आक्रमण चित्तौड़ पर 1567 में हुआ था, लेकिन साका 68 में हुआ। तो इसमें भी इसी प्रकार का थोड़ा सा विवाद है, 67-68, और साका 68 में ही हुआ है लास्ट में जाकर के। लेकिन प्रश्न कई बार 67 ही पूछ लिया जाता है, और दोनों ऑप्शन में स्थिति में आ जाए तो 68 आपको करना है। हालांकि ये भी इसी प्रकार की स्थिति है, इसमें भी बोनस देने की संभावना रहेगी। और इस समय आक्रमण किया था अकबर ने, और यहां जब अकबर ने आक्रमण किया था तो उस समय मेवाड़ का जो शासक था, चित्तौड़ का शासक था, वो उदय सिंह था। तो अकबर जो भारत का बादशाह था, बहुत बड़ी सेना थी उसके पास में, और अकबर का नाम सुनते ही कि अकबर आक्रमण कर रहा है, तो उदय सिंह अपनी सेना को लेकर के और दुर्ग को छोड़ करके जंगलों में निकल गया, और दुर्ग की सुरक्षा का जिम्मा दे गया अपने सेनापति
जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया। तो जब अकबर का आक्रमण हुआ यहाँ पर, जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया ने केसरिया बाना किया और पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कवर के नेतृत्व में यहां शाखा हुआ। तो इस प्रकार से चित्तौड़ के 3 शाखे हुए और ये चित्तौड़ का जो दुर्ग है रानियों की जौहरों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर रानियों के जौहरों का ये साक्षी रहा है, जो उनकी इतिहास की गाथा आज भी हमें बताता है। इस कारण इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। इस दुर्ग को चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थित विजय स्तंभ, और ये जो विजय स्तंभ है ये इस दुर्ग के अंतर्गत है और इस विजय स्तंभ का जो निर्माण है ये महाराणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है विजय स्तंभ, इसका निर्माण एक महत्वपूर्ण विजय के उपलक्ष्य में करवाया कुंभा। ये मेवाड़ था और मेवाड़ के 2 शत्रु राज्य हुआ करते थे। इधर की साइड में एमपी में मालवा और इधर की साइड में ये जो गुजरात है यहाँ गुजरात, दोनों मुस्लिम शासक हुआ करते थे। इन दोनों से कुंभा का युद्ध होते रहते थे। लेकिन एक बार इन दोनों ने, इधर मालवा ने और इधर गुजरात ने, इन दोनों ने संयुक्त होकर के और कुंभा से युद्ध हुआ और वो युद्ध हुआ 1437 में सारंगपुर का युद्ध। 1437 में सारंगपुर का युद्ध कुंभा के जीवन में एक महत्वपूर्ण बात रही थी। सारंगपुर 1437 में सारंगपुर का युद्ध कुंभा के जीवन में एक महत्वपूर्ण बात रही थी और इन दोनों की संयुक्त सेना को कुंभा ने पराजित कर दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण विजय रही थी और इस महत्वपूर्ण विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और ये जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया फिर उसके बाद में 1440 से लेकर के 1448 तक, और 1448 तक इसका निर्माण पूरा हुआ। ये 9 मंजिला है। कितने हैं? 9 मंजिल हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंजिल है। और इसका जब निर्माण करवाया तो महाराणा कुंभा जो था भगवान विष्णु का भक्त था और भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करने के लिए कि आपने ये महत्वपूर्ण विजय उपलक्ष्य यानी कि दिलाई है, नहीं तो इसमें सर्वस्व यानी कि खत्म हो जाता, कुंभा का जीवन लीला भी समाप्त हो सकती थी, युद्ध में मारा भी जा सकता था। तो भगवान विष्णु को इन्होंने ये विजय स्तंभ समर्पित किया। विष्णु स्तंभ भी कहते हैं इसलिए इसको, और इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये जो स्तंभ बनवाया गया भगवान विष्णु के लिए बनवाया गया। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विजय स्तंभ क्या है या किसको समर्पित है, तो ये विष्णु को समर्पित है। और विष्णु को जो समर्पित है उसके बावजूद, हिंदू धर्म का है, सनातन धर्म का है, उसके बावजूद यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता कि इसकी जो तीसरी मंजिल है यहां पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ये एक विरोधाभासी तथ्य है और विरोधाभासी तथ्य होने के कारण एग्जाम के लिए मोस्ट भी हो जाता है कि पहला तो विष्णु विजय स्तंभ है वो विष्णु स्तंभ है, विष्णु भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु ध्वज कहा जाता है, उसके बावजूद अल्लाह लिखा हुआ है। और वो अल्लाह भी कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ है। और प्रश्न आ जाए कितनी बार लिखा हुआ है, तो 9 बार लिखा हुआ है। इसकी ऊंचाई की यदि बात करें तो 122 फीट, कुछ किताबों में 120 भी है, 122 फीट इसकी ऊंचाई है। इस पर ऊपर चढ़ने के लिए 157 सीढ़ियां हैं। 122 फीट ऊंचाई है और इस पर चढ़ने के लिए 157 सीढ़ियां हैं। ये राजस्थान के यानी कि स्तंभों में से, क्या भारत के महत्वपूर्ण स्तंभों में से माना जाता है।
और यहाँ भगवान विष्णु को समर्पित है। बहुत सारी भव्य मूर्तियां बनी हुई हैं, कई मंदिर भी हैं छोटे छोटे, उसमें बहुत सारी मूर्तियां हैं और इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं पत्थर पर टांकी से उकेर करके। इस वजह से इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है इस विजय स्तंभ को। कर्नल टॉड ने तो इसे कुतुब मीनार से भी अच्छा स्तंभ बनाया, अच्छी मीनार बताया है। तो इसमें सबसे एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, क्योंकि इसको एक महत्वपूर्ण विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बनवाया था, तो ये स्तंभ जो है विष्णु सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा इसमें प्रश्न बनता है कि ये जो विष्णु स्तंभ है, ये जो विजय स्तंभ है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन दोनों का प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन दोनों का प्रतीक चिन्ह है यह विजय स्तंभ। ये जो विजय स्तंभ है चित्तौड़ के किले में है और इसी के पास में एक दूसरा और छोटा स्तंभ है, और ये है कीर्ति स्तंभ। इसका नाम क्या है? कीर्ति स्तंभ। इसका नाम कीर्ति स्तंभ है। ये कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ जो है ये 7 मंजिला है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 मंजिला है। और इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण 11वीं शताब्दी में, अब 11वीं शताब्दी में जीजा शाह ने करवाया था। एक जैन व्यापारी थे जीजा शाह, तो ये जैन कीर्ति स्तंभ है, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहां आपको एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो विजय स्तंभ है इसकी 9वीं मंजिल पर और कुछ नीचे भी पत्थरों पर महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के महाराणाओं की प्रशस्ति खुदवाई, जिसको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। मेवाड़ के महाराणाओं की कीर्ति की प्रशस्ति, कीर्ति प्रशंसा, उसकी प्रशस्ति खुदवाई, जिसको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। तो प्रश्न आ जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। सॉरी। और दूसरा प्रश्न आ जाए कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो जीजा शाह ने, जैन। ये विजय स्तंभ से भी पुराना है। कीर्ति स्तंभ 11वीं शताब्दी में बना है, जबकि विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 के बीच में हुआ है। यहां इस बात को पुनः याद रखना है, एग्जाम में भी बहुत बार ये प्रश्न आता है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने करवाया। और कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो जीजा शाह ने करवाया। ये जैन स्तंभ है, ये जीजा शाह यानी कि एक जैन व्यापारी थे, तो इनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया है। एग्जाम में बहुत बार यहां से प्रश्न पुटअप होते हैं, तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। किले से भी ज्यादा प्रश्न कई बार एग्जामों में यहां से आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये चित्तौड़ है और चित्तौड़ के पास में ही ये जो जिला है ये राजसमंद जिला है, और राजसमंद जिले में एक दुर्ग है जिसका नाम है आपके कुंभलगढ़ का दुर्ग।
कुंभलगढ़ दुर्ग। और ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। इसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने ही करवाया था अपनी पत्नी की याद में। और इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था सुरक्षा की दृष्टि से। प्राचीन समय में रियासत काल में कई राजाओं आपस में एक दूसरे पर आक्रमण कर देते थे, विदेशी आक्रमणकारी भी आक्रमण कर देते थे, तो एक सुरक्षित स्थान पर बनवाया ना, सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया, और ये सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण दुर्ग है। तो महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी की याद में इसका निर्माण करवाया था। और इसका जो निर्माण करवाया तो इस मेवाड़ में ऐसे सुरक्षित स्थान पर करवाया कि उसके चारों ओर पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी, उनके बीच में एक सबसे ऊंची पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया। तो इस पर पहुंचने के लिए कई पहाड़ियों को पार करके शत्रु सेना को पहुंचना पड़ता था। तो इस वजह से ये काफी मजबूत सुरक्षित दुर्ग माना गया। और इसकी खास विशेषता ये थी कि ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है, बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। उसके बावजूद भी ये दूर से दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसके दूर दूर और पास में पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों की वजह से ये दूर से दिखाई नहीं देता। इस कारण ये बात इसकी सुरक्षा में और वृद्धि कर देती है। जबकि ये सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, और इतनी ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है कि अबुल फजल ने इस कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में कहा है कि इसको देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है, बहुत ऊंचा है। और ये ध्यान रखना है, किसी विद्वानों के द्वारा जो किए गए कोटेशन है किसी बात के बारे में, वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए किस दुर्ग को देखने से सिर से पगड़ी गिर जाती है? कुंभलगढ़ के दुर्ग को। या फिर प्रश्न आ जाएगा कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में किसने कहा है? तो अबुल फजल ने कहा है। बहुत ऊंचाई पर है ये दुर्ग। तो इस दुर्ग की यदि बात करते हैं तो ये दुर्ग काफी ऊंचाई पर है, और पहाड़ियों से तो सुरक्षा हो ही रही है, इसके बावजूद इसके चारों ओर बहुत दूरी में होकर के दीवार खींची गई है, और वो दीवार भी 36 किलोमीटर की लंबी है। 36 किलोमीटर। ऐसा बताया जाता है दुनिया में चीन की दीवार के बाद में दूसरे नंबर की प्रमुख दीवार है, और वो भी इतनी चौड़ी है कि उस पर 4 से 5 घुड़सवार एक साथ चल सकते थे, निगरानी रख सकते थे। तो इस दीवार की वजह से भी ये महत्वपूर्ण है, और कई बार एग्जामों में इस दीवार का ही प्रश्न पूछा गया है। एक बार राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था, और भी एग्जामों में, कि कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, उस दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर की है। और तो इस दीवार से और सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। 36 किलोमीटर की दीवार है, लगभग 20-30 फुट चौड़ी भी है, जिस पर सुरक्षा में इसमें और बहुत ज्यादा वृद्धि कर देती है। तो ये महत्वपूर्ण सुरक्षित दुर्ग माना जाता था, और सुरक्षित दुर्ग माना जाता था। तो जब जब मेवाड़ के राजाओं पर संकट आते थे तो मेवाड़ के राजा इस कुंभलगढ़ के दुर्ग में जाकर के ही शरण लेते थे, और वहीं से अपने राज्य को चलाते थे। इस कारण कुंभलगढ़ के दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकटकालीन राजधानी कहा जाता है मेवाड़ के दुर्ग। इस दुर्ग के अंतर्गत ही एक कटारगढ़ का दुर्ग है, और ऐसा कहा जाता है उसकी बनावट कटार की तरह है, इसलिए इसको कटारगढ़ के दुर्ग कहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि राजस्थान में दुर्ग के अंदर दुर्ग। प्रश्न आ जाएगा राजस्थान में किस दुर्ग के अंदर दुर्ग है? तो कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर दुर्ग है, और उस दुर्ग का नाम कटारगढ़ का दुर्ग है। उस दुर्ग का नाम कटारगढ़ का दुर्ग है, और ये मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी रहा है। इसी कारण उदय सिंह का राज्याभिषेक, उदय सिंह का राज्याभिषेक, और उदय सिंह का राज्याभिषेक यहां पर हुआ है। उदय सिंह रहा है, उसने शासन चलाया है। उसके बाद में महाराणा प्रताप का
जन्म इसी दुर्ग के अंतर्गत हुआ है, कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंतर्गत। सीधी सी बात है, उदय सिंह का राज्य जब से हुआ, वहां से शासन को संचालित किया, तो वहां शासन संचालित किया तो उसके बच्चे भी वहीं पैदा हुए, तो प्रताप का जन्म भी वहीं हुआ। तो महाराणा प्रताप का जन्म, यहां दोनों बातों को इसको ध्यान रखना है। ये जो कटारगढ़ का दुर्ग है, इसी दुर्ग में महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदय ने की थी। तो कुंभा की हत्या भी यहीं पर हुई थी। कौन से दुर्ग में? कटारगढ़ के दुर्ग में। तो ये कटारगढ़ का जो दुर्ग यानी कि कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, ये मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी रहा है। मेवाड़ के राज्य को जीतने के लिए उसकी कुंजी भी कहते हैं इसको, ये महत्वपूर्ण था। ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है। ये बाड़मेर है और इससे लगा हुआ ये जालौर जिला। ये तो जालौर का दुर्ग। और जालौर के दुर्ग का नाम है आपके सुवर्णगिरी। पहला प्रश्न तो ये हो गया, जालौर के दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? सुवर्णगिरी का दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग जालौर। इस दुर्ग का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट के द्वारा करवाया गया था। नागभट्ट प्रथम के द्वारा। नागभट्ट प्रथम ने इस दुर्ग के निर्माण की शुरुआत करवाई थी, बाद में परमार शासकों के द्वारा इस दुर्ग को पूर्ण करवाया था। ये जो सुवर्णगिरी का जो दुर्ग है जालौर में, ये सोनगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है। और यहां इस दुर्ग पर भी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ है। और अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण यहां 1311 ईस्वी में हुआ है। और उस समय यहां का शासक था कान्नड़देव चौहान। और इस कान्नड़देव चौहान और इससे संबंधित जो हमें इतिहास की जानकारी है, वो पद्मनाभ द्वारा रचित कान्नड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ से मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट, ये जो जालौर का दुर्ग है, इसको सुवर्णगिरी का दुर्ग कहा गया है। सोनगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। और यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में। इससे पहले यहां जो ये जालौर है, यहां पर सोनगरा चौहानों की शाखा शासन करती थी। सोनगरा चौहान। और सोनगरा चौहानों की जो शाखा शासन करती थी, तो इस दुर्ग की सुरक्षा के लिए इन्होंने एक और दुर्ग बना रखा था, जो इसी जालौर के राज्य के अंतर्गत ही आता था। लेकिन वर्तमान में ये जो क्षेत्र है, ये बाड़मेर में है। और ये है सिवाना का दुर्ग, सिवाना। तो सिवाना जो है, ये भी सोनगरा चौहानों की शाखा थी। और यहाँ पर जो कान्नड़देव चौहान था, इसका भतीजा जिसका नाम था शीतलदेव या सातलदेव, और सातलदेव या शीतलदेव यहाँ का दुर्ग प्रबंधक था। और सिवाना का जो दुर्ग है वर्तमान में बाड़मेर में है। और इस दुर्ग पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है, और 1308 में। क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से यूं गुजर रहा था गुजरात के लिए, ये गुजरात है नीचे, और गुजरात के लिए जब जा रहा था, तो उस समय पहले ऊपर यदि बात करते हैं तो यहाँ सिवाना, और उसके बाद में नीचे जालौर। तो पहले ये ध्यान रखना है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं डेटों में। पहले 1308 ऊपर से जब यूं गुजरेगा तो पहले सिवाना पड़ेगा, और उसके बाद में नीचे जालौर पड़ेगा। तो पहले 1308 पड़ेगा और फिर 1311 पड़ेगा। तो 1308 में यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था, तो उस समय यहाँ का दुर्ग प्रबंधक सातलदेव था। और इस युद्ध में सातलदेव युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ, और यहाँ रानियों ने जौहर किया। तो सिवाना वर्तमान में बाड़मेर में है। और ये जो सिवाना का दुर्ग है, ये सोनगरा चौहानों
के अंतर्गत आता था। लेकिन सिवाना का जो दुर्ग है ये मारवाड़ के शासकों की आश्रय स्थली के रूप में है। ये संकटकालीन मारवाड़ पर जब जब संकट आया है तो मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन स्थल के रूप में या आश्रय स्थल के रूप में इस सिवाना के दुर्ग को माना जाता है। 1544 में शेरशाह से युद्ध के समय मालदेव ने यहाँ आकर के शरण ली थी। उसके बाद में चंद्रसेन ने भी यहाँ रह करके ही अपना समय व्यतीत किया था अकबर से युद्ध करते समय। तो इस प्रकार से ये मारवाड़ की आश्रय स्थली, और जैसे हम मेवाड़ की बात कर रहे थे तो वहां की जो संकटकालीन राजधानी वो कुंभलगढ़ रही थी।